Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter from geography. थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा हम इसमें। तो चैप्टर का नाम हमारे पास है जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन का जो चैप्टर है उसमें हमने जनसंख्या का वर्गीकरण के बारे में जानकारी मिल रही है कि जनसंख्या को हम किस किस आधार पे डिवीजन कर सकते हैं और उसका हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर के ऋणात्मक धनात्मक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारे भारत देश में दुनिया के दूसरे नंबर की जनसंख्या यहाँ पे रहती है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है हमारा देश जनसंख्या के आधार। वैसे एरिया के आधार पे हमारे पास अगर भूभाग लगाया जाए तो भूभाग हमारे पास बहुत कम है। भूभाग के आधार पे हमारे पास 7वें नंबर पे आता है, हमसे 6 बड़ी कंट्रीज हैं। बट जब जनसंख्या की बात करें तो चाइना फर्स्ट नंबर पे है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है। तो भारत में इसकी जनसंख्या ज्यादा होने का कारण भी हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरी कंट्री में जनसंख्या कम क्यों है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो अब हम संगठन पे चलते हैं बेटा। तो संगठन हम आयु के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या का संगठन बताएंगे किस आधार पे? आयु के आधार पे। आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे बेटा। क्या होती है आयु संरचना? हमारे यहाँ आप लोग देखते हैं कि आयु बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक आदमी 60, 70, 80, 90 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उसका ग्रुप अलग अलग बन जाता है। जैसे लाइक आप लोग स्टडी करते हैं, आपको पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, तो आप लोगों का जो काम है वो बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद में कुछ थोड़े समय के बाद आप लोग अपने काम में जुट जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आप अपने सर्विस के काम में लगा लीजिए, किसी व्यवसाय में लगा लीजिए, या अपने घर के किसी काम में लगा लीजिए, या दूसरे जो बिजनेस है उसमें अपने आप को झोंक देंगे। उसके अंदर अपने आप को काम करने के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। तो वहां आपके आयु वर्ग, काम करने वालों का जो वर्ग है वो अलग हो जाएगा। और उसके बाद में जो आपके बुजुर्ग हैं, जो एट प्रेजेंट आपके गार्जियंस हैं, आपके दादा दादी हैं, वो वृद्धावस्था में पहुंच गए, तो उनका ग्रुप अलग है। इसलिए हम आयु के आधार, आयु संरचना के आधार पर हम जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं। आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण तीन वर्गों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा बाल्यावस्था। बाल अवस्था यानी कि बचपन की अवस्था, बाल अवस्था या बाल्यावस्था एक ही बात होती है। तो ये जो बाल्यावस्था है ये 0 to 14 ईयर्स, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर के 14 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास 15 से और 59 वर्ष की आयु के बीच के जो लोग हैं वो प्रौढ़ अवस्था के होते हैं। प्रौढ़ावस्था, तो ये जो प्रौढ़ावस्था है इसके अंदर लोग काम करते हैं और काम करने के कारण उनको कार्यशील जनसंख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्यशील। कार्यशील क्यों? क्योंकि वो कार्य करते हैं, काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? कार्यशील जनसंख्या बोला गया। क्या फिर हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं? उत्पादक। उत्पादक क्यों बोला? क्योंकि ये उत्पादन करते हैं, नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। चाहे वो आप फैक्ट्री में लगाइए, चाहे अपने दूसरे व्यवसाय में लगाइए, चाहे किसी में। कहने का मतलब है कि ये अपने आप को कार्य का काम करने में झोंक देते हैं, सारा दिन भरे वर्किंग में लगे रहते हैं। इसलिए 15 से 59 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं उसको प्रौढ़ावस्था बोला जाता है। प्रौढ़ावस्था के साथ साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं? कार्यशील जनसंख्या और उत्पादक जनसंख्या। ये क्या है? ये हमने जनसंख्या का डिवीजन किया है किस बेस पे? आयु संरचना के आधार पर। किसका वर्गीकरण है ये? जनसंख्या का वर्गीकरण। और किस आधार पे? आयु संरचना। बाल्यावस्था 0 से 14, प्रौढ़ अवस्था 15 से 59, इसको कार्यशील या उत्पादक, और लास्ट में हमारे पास आता है बेटा 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो आते हैं वृद्धावस्था।
वो वृद्ध है, बुजुर्ग है, तो वो वृद्धावस्था में आता है, ये काम करने के योग्य नहीं है। केवल और केवल ये जो जनसंख्या है, ये वर्किंग जनसंख्या है, ये कार्यशील जनसंख्या है, केवल यही प्रोडक्टिविटी दे सकती है। केवल इसी से ही किसी घर परिवार के लोगों की इनकम बढ़ सकती है, केवल इन्हीं से ही हमारे देश ग्रोथ कर सकता है या विकासशील देशों की श्रेणी से निकल करके विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच सकता है। कौन सा ग्रुप काम करेगा? जो हमारे पास बीच वाला ग्रुप है, 15 से 59 वर्ष के लोग हैं, वही हमारे देश को उच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे लाइक आप लोग हैं, आप स्टडी करके अच्छे से सर्विस कर सकते हैं, आपकी इनकम का सोर्स आपके पास आ जाएगा। उसके साथ साथ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आप अपने देश को उच्च शिखर तक भी ले जा सकते हैं। दूसरे देशों की जो करेंसी है वो गेन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो जनसंख्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनसंख्या है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है क्योंकि यही बच्चे आगे 15 साल के बनेंगे, तो बट ये है, ये वर्किंग में नहीं है, कार्यशील जनसंख्या में नहीं है। ये और ये दोनों ही आएंगे, ये आएंगे आश्रित जनसंख्या। इसमें आएंगे आश्रित जनसंख्या, यानी कि ये दोनों जो वर्ग है, दोनों जो ग्रुप है, ये किसके ऊपर आश्रित होते हैं? इसके ऊपर आश्रित होते हैं। जो 15 से 59 वर्ष के घर परिवार में काम करने वाले लोग हैं, उनकी इनकम पे, उनके कार्य के ऊपर, उन्हीं पे आश्रित रहना पड़ता है अपनी सारी जरूरतों की पूर्ति करवाने के लिए। इट्स ओके। तो हमने पढ़ा बेटा, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या को आयु संरचना के आधार पर, जनसंख्या का आयु संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा लिंग के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण। जैसे आप देख रहे हैं, स्त्री और पुरुष, उसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिंग के आधार पर हमारी जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष। अब यहाँ पे स्त्री और पुरुष में जो अनुपात होता है, ये अनुपात कैसे मापा जाता है? 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या होती है वो उसके अनुपात में होती है। जैसे एट प्रेजेंट 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं, तो ये उसका अनुपात हो जाता है। ये हमारे पास लिंग अनुपात मापने का पैमाना है कि हमारे देश में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है। इसका कारण हमारे देश के अंदर स्त्रियों की अवहेलना होती है, स्त्रियों के प्रति अच्छे विचार नहीं होते हैं, या उनको ही दृष्टि से देखा जाता है, उसको तुच्छ माना जाता है, उसको निमन माना जाता है। इसलिए स्त्रियों की संख्या हमारे देश में कम है। इसको हम लिंग के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण शो कर सकते हैं। और साथ में मैंने बता दिया कि लिंग अनुपात क्या होता है। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको लिंग अनुपात बोलते हैं। ओके। आगे हमारे पास आता है बेटा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। कहीं पे जनसंख्या कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर मीडियम है, कहीं पर लोअर है। इन सभी का कारण क्या है? जनसंख्या को कौन प्रभावित करते हैं? जनसंख्या को प्रभावित करते हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। वैसे तो कुछ हद तक हम लास्ट चैप्टर में भी स्टडी की थी, बट फिर देखिए, एक तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर, दूसरी मृत्यु दर और तीसरी है प्रवास। जन्म दर अगर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और मृत्यु दर ज्यादा है, जनसंख्या कम है तो जन्म दरें कम होगी। और प्रवास, जब हमारे एक एरिया से लोग उस स्थान को छोड़ करके दूसरे एरिया में सेटल हो जाते हैं, चले जाते हैं, बस जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रवास।
इस प्रवास के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे हमारे पास जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है कौन कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये दोनों है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति जन्म दर और मृत्यु दर प्रकृति के ऊपर आधारित होती है। तो ये तो प्राकृतिक हो गया, और ये प्रवास, ये मानव अपनी इच्छा से जाता है, ये मानवीय कारक है। ओके, ये है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या का पिरामिड के आधार पर जानकारी लेंगे कि किसी देश का पिरामिड कैसा होना चाहिए। देखिए मैं आपके लिए पिरामिड बना रही हूं बेटा। ये तो है हमारे इंडिया का पिरामिड। ओके, और ये पिरामिड मैं बना रही हूं रसिया का। इसके आधार पे हम विकासशील और विकसित दो बना सकते हैं। ये विकासशील देशों का पिरामिड है और ये विकसित देशों का पिरामिड है। विकासशील देशों के पिरामिड में क्या होता है, उसका आधार बड़ा होता है, उसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ टाइम के आकर के थोड़ी एज में ही, यानी कि आधी उम्र पार करने के बाद झट से वो उनकी डेथ भी हो जाती है। उनका पिरामिड धीरे धीरे करके ऐसे जाके सेटल हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से जाकर के वो खत्म हो जाता है। इस उम्र में मरने वालों की संख्या बहुत कम रह जाती है, लगभग यहाँ ये 10 ईयर्स, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। अब आप देखेंगे कि 60 की उम्र में आकर के जनसंख्या कम होती चली गई, इसी पिरामिड थोड़ा सा संकीर्ण होता चला गया। तो 80, 70, 60, 70 की उम्र में हमारे देश में लगभग आदमियों की डेथ हो जाती है। इसलिए हमारा जो पिरामिड है, इंडिया का जो पिरामिड है, उसके अंदर आधार चौड़ा होता है और उसका जो चोटी होती है वो भी ज्यादा संकीर्ण नहीं होती है, वो भी चौड़ी होती है जैसी इसकी संकीर्ण है। यहाँ पे देखिए, ये जो विकसित देशों का पिरामिड है उसमें जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है, जनसंख्या के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाता है। जैसे रसिया की पॉलिसी है, वहाँ ऋणात्मक वृद्धि दर है। अब ये ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे आप विकसित देशों का पिरामिड समझिए। यहाँ इसका विकसित देशों का पिरामिड का आधार संकीर्ण होता है, छोटा होता है, और उसके बाद में उसकी जो चोटी होती है वो भी संकीर्ण होती है। ऐसे हमें समझ में आता है कि किसी देश के अंदर जो जन्म लेने वालों की संख्या वो कम है, उसके बाद में जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे लोगों की, कुछ एक लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन लास्ट में जाकर के 100 की साल तक वो पहुंच जाते हैं, लगभग लोग पहुंच जाते हैं, यानी कि 70-80 साल की उम्र तक वो लगभग पहुंच जाते हैं। 100 की साल में भी वो पहुंच रहे हैं, 100 की साल में तो हमारे इंडिया में भी पहुंच रहे हैं। बट यहाँ जहाँ इसका पिरामिड ज्यादा एकदम घट रहा है, मरने वालों की संख्या यहीं पे ज्यादा हो रही है, बट यहाँ पे मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। जिस स्पीड से इंडिया में डेथ होती है उस स्पीड से विकसित देशों की जो पिरामिड है वो नहीं होता है। तो ये विकसित और विकासशील देशों का पिरामिड है, ये जनसंख्या को ही मेजरमेंट करता है, जनसंख्या को ही दिखाता है। आगे हमारे पास आता है बेटा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की है बेटा, एक ऋणात्मक वृद्धि दर और एक धनात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक वृद्धि दर वो होती है जिसमें जन्म लेने वालों की संख्या, जन्म दर कम
और मृत्यु दर ज्यादा है। जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा है, वहां पे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि मर ज्यादा रहे हैं। और जब जनसंख्या घट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वृद्धि दर बोलते हैं। धनात्मक वृद्धि दर क्या होती है, धनात्मक वृद्धि दर होती है जिसके अंदर जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम, वहां पे ऑटोमेटिक ही जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक वृद्धि दर। ये जो ऋणात्मक वृद्धि दर है ये ह्रासशील जनसंख्या का भी एग्जाम्पल है। ह्रासशील क्योंकि इसमें हरासमेंट होती है, जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घट जाती है, इसलिए इसको ह्रासशील जनसंख्या वृद्धि दर बोलेंगे या ऋणात्मक वृद्धि दर बोलेंगे। उससे इसके अंदर एग्जाम्पल ऋणात्मक का हमारे पास रसिया का आता है, यानी कि रूस का आता है, और धनात्मक का हमारे भारत देश में, क्योंकि भारत देश की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रसिया के अंदर दूसरा हम चाइना में भी लगाएंगे। चाइना तो वैसे तो फर्स्ट नंबर पे है, बट चाइना में सिंगल एक ही बच्चे को, एक पेरेंट्स यानी कि दो होते हैं माँ बाप, और दो माँ बाप से एक ही बच्चे को जन्म लेने का एक पॉलिसी इम्पोज की थी, उससे उनकी जनसंख्या कुछ हद तक कंट्रोल हो पाई है। ऐसी पॉलिसी हमारे इंडिया में नहीं है, यहाँ एक ही माँ बाप कई बच्चों को जन्म दे देते हैं, इस प्रकार से वो जनसंख्या बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसे करके हमारे रसिया और भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। ओके, अगला हमारे पास आता है बेटा आवास के आधार पर वर्गीकरण। आवास यानी कि रहने के स्थान पर। अब कहाँ रहते हैं लोग, कुछ नगरों में रहते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। आवास के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण नगरीय और ग्रामीण। नगरीय जहां लोग नगरों में रहते हैं। अब नगरीय जनसंख्या की जो विशेषता है वो मैं आपको बता रही हूं बेटा। नगरीय जनसंख्या के लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे चिकित्सा, शिक्षा और यातायात के साधनों की सहूलियत मिलती है, सहूलियत पाई जाती है, वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। वहां लोगों को आय के साधन ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस होती है। इट मीन्स और कुछ काम में वो इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए लोग नगरों में जाकर के बस जाते हैं। वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है, नगरीय जनसंख्या। तो इसकी विशेषता क्या हुई, ये सीधी सी विशेषता ये है कि ये लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम में लगे रहते हैं। इन लोगों के पास गांव की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये अपना व्यवसाय भी चला सकते हैं या अपनी आय में वृद्धि करने के लिए वो दूसरे व्यवसाय में भी दूसरे लोगों के पास भी काम करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या वो होती है जो गांव में निवास करती है। गांव में जो निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसकी विशेषता ये है कि ये जो लोग हैं ये केवल और केवल प्राकृतिक सुविधाओं पर ही आधारित होते हैं। इट मीन्स इनका व्यवसाय, लगभग लोगों का व्यवसाय कृषि करना होता है। ये कृषि करते हैं और कृषि करने के बाद इनका जो कुछ समय जो खाली रह जाता है तो इनके पास आय का दूसरा साधन नहीं होता है, ये खाली रहते हैं। जबकि ये लोग सारा दिन भर काम में अपने आप को शामिल करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये केवल और केवल कृषि कार्यों से ये आधारित होते हैं। उनका काम सिमटने के बाद दूसरे रोजगार के दूसरे अवसर इसके पास नहीं होते हैं। ये ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता है, यानी कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप में ही ये लगे हुए रहते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में वो सुविधाएं
आसानी से नहीं मिल पाती है, जिन सुविधाओं के लिए लोग नगरों में जाते हैं। शिक्षा, यातायात के साधन, चिकित्सा, इन सभी की सुविधाएं नगरों में ज्यादा होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कम होती है। तो हमने आवास के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण पढ़ा बेटा। अब उसके बाद में हमारे पास आता है बेटा जनसंख्या, साक्षरता के बारे में स्टडी करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साक्षरता होती क्या है। साक्षरता होती है किसी भी भाषा को 7 वर्ष या इससे अधिक आयु का बच्चा। 7 वर्ष हमने इसलिए फिक्स किया है क्योंकि इससे छोटी उम्र का जो बच्चा होता है वो स्कूल तो जाता है, अब तो जा रहा है, बट पहले वो नहीं जाया करता था। 6 साल का बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन लेता था, गवर्नमेंट स्कूल में जब स्टडी होती थी उस टाइम की बात है, तो वो 7 साल का होते होते फर्स्ट क्लास पास करता था। इसलिए 7 या इससे अधिक आयु का बच्चा किसी भी भाषा को लिखना और पढ़ना आसानी से जब जान जाता है तो वो साक्षर बन जाता है। इससे छोटी आयु का जो आदमी है, बच्चा है, उसको ना साक्षर कह सकते हैं ना निरक्षर कह सकते हैं। साक्षर किसी भी भाषा को पढ़ना और लिखना जिसको आ जाता है, किसी भी भाषा को पढ़ना और लिखना आ जाता है, उसको मैथमेटिक्स ना आए, उसको साइंस ना आए, इससे फर्क नहीं है। उसको हिंदी लैंग्वेज अगर लिखना और पढ़ना आ गया और उसकी उम्र 7 या इससे अधिक है तो वो आदमी साक्षरता दर में शामिल हो जाता है। अब साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक देखिए बेटा, प्रभावित करने वाले कारक। पहला है बेटा आर्थिक कारक। अगर किसी भी माँ बाप के आर्थिक कंडीशन सुदृढ़ नहीं होती है, उसका पेट नहीं भर पाता है, तो वो पढ़ाई के बारे में नहीं सोच पाता। पढ़ाई हमें तब समझ में आती है जब हमारा पेट भरा हुआ होता है। खाली पेट हमें पढ़ाई नहीं सोचती, बट 2 टाइम के भोजन की ही सुविधा जुटाने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। इसलिए आर्थिक कारक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इसके अंदर बताएंगे बेटा सामाजिक कारक। अगर हमारे समाज में कोई एक भी आदमी पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, उसका स्टैंडर्ड रहने का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाता है, तो उसके सराउंडिंग में रहने वाले दूसरे बच्चे भी प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो सामाजिक कारक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारक है, किसके लिए? साक्षरता के लिए। उसके बाद में हम बता सकते हैं बेटा इसमें राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक यानी कि वहां पे जहां हमारी सरकार जिस क्षेत्र में ध्यान देगी, जिस क्षेत्र में स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था करवाएगी, उसी क्षेत्र के अंदर लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे। इसलिए राजनीतिक कारक भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कारक है। तो ये सारे कारक थे जो साक्षरता दर को प्रभावित करते थे। ये हमारे पास चैप्टर हुआ बेटा जनसंख्या संगठन। It's okay, your chapter has been finished.